माननीय वामन मेश्राम साहब, जन आंदोलन के प्रवर्तक अध्यक्ष के तौर पर उनसे गुजारिश करता हूँ वो यहाँ पर आकर स्टेज पर लोगों का प्रबोधन करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, 9 अप्रैल 2025 को जो जेल भरो आंदोलन सारे देश भर में 32 राज्यों में और 625 जिलों में होने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए 32 राज्यों में 70 कार्यक्रम लगाए गए हैं ताकि तैयारी की जाए और तैयारी का माहौल तैयार किया जाए। 2 सत्र में 9 अप्रैल 2025 को पहले ये जेल भरो आंदोलन होगा और 1 जुलाई 2025 को फिर सारे देश भर में भारत बंद होगा। साथियों, ये जो प्रमुख कार्यक्रम है हमारे दो, उसकी तैयारी करने के लिए खास तौर पर ये कार्यक्रम लगाए गए हैं और इसके लिए अलग अलग विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इसमें एक विषय है पात्र अपात्र वाला मुद्दा जो आपके इस झोपड़पट्टी से रिलेटेड है। दूसरा मुद्दा है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाने के लिए। तीसरा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए। और चौथा है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा मूल निवासी महापुरुषों का घोर अपमान करने के विरोध के लिए है। साथियों, सबसे पहला मुद्दा जो है वो पात्र अपात्र वाला। ये झोपड़पट्टी कम से कम 50 साल से ज़्यादा समय से बसी हुई है। कम से कम, मैं मिनिमम आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। जिसकी उम्र आज से 50 साल पहले 1 साल की रही होगी, वो व्यक्ति आज 50 साल का हो गया होगा और इसी झोपड़पट्टी में उसका जन्म हुआ होगा और उसी झोपड़पट्टी में वो 50 साल का हुआ होगा। तो ऐसे लोगों को यहाँ से हटाने के लिए सरकार ने एसआरए नाम का सरकारी संगठन बनाया और वो एसआरए जो है उसका मकसद ये बताया गया कि उस इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए, उस इलाके का विकास करने के लिए एसआरए बनाया गया है। डेवलपमेंट के नाम पर एसआरए संगठन सरकार ने बनाया तो उस इलाके में रहने वाले बस्ती का डेवलपमेंट करने के बजाय उस बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों को उजाड़ने का कार्यक्रम करते हैं। संगठन किसी और मकसद के लिए बनाया गया, काम कोई और मकसद से किया जाता है। तो ये आम आदमी को, जो साधारण लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता ये संगठन बनाया किस मकसद के लिए और इसके पीछे राजनीतिक मकसद होता है और उस राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां काम करते रहती है। मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं आज के इस मौके पर कि किसी भी सरकार को
हम अपने संगठन के द्वारा इस बस्ती को यहाँ से उजाड़ने के लिए और इस बस्ती में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ से हटाने के लिए या उसको पात्र या अपात्र के नाम पर हटाने के लिए हम लोग संगठन के द्वारा किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। जो अधिकारी लोग हैं सारे में काम करने वाले, मैं उन लोगों को अभी निवेदन कर रहा हूं, यानी अपील कर रहा हूं। अगर वो मेरी अपील को नहीं मानते हैं तो फिर मैं वार्निंग इशू करूंगा। यानी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जाना पड़ेगा। तो पहले मैं उन लोगों को अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, और अगर वो मेरे अपील को, आह्वान को नहीं मानेंगे तो मैं उन अधिकारियों को वार्निंग देता हूं कि अगर तुम लोग हमारे लोगों को हटाने का या उस बस्ती को उजाड़ने का कार्यक्रम करोगे तो फिर ये सारे नाम का संगठन ही हम डिसॉल्व कर देंगे। ये सारे नाम का संगठन हम फिर जिस मकसद के लिए ये सारे बनाया गया उस संगठन को रखने का कोई मकसद है नहीं। तो उस ऑफिस में हम लोग मोर्चा लेकर जाएंगे और उस ऑफिस को ही सरकार को कहेंगे इसको डिसॉल्व करो, ये मकसद के ही विरोध में काम कर रहा है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये आप करना चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि हम जहां भी रह रहे हैं उस बस्ती को ना उजाड़ा जाए, ऐसा आप चाहते हो, मान लो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको पूरे संगठन शक्ति को मजबूत करने के लिए आप लोगों को साथ सहयोग और समर्थन करना होगा। बाकी उन लोगों का बंदोबस्त कैसा किया जाए और उन लोगों का क्या किया जाए वो आप मेरे ऊपर निर्धारित कर दो। वैसे आज तक रिकॉर्ड है, मैं किसी गलत काम में हाथ नहीं डालता हूं। अगर मान लो कोई काम गलत हो रहा है और हमारे ही लोग गलत कर रहे हैं तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर हमारे ही लोग गलत कर रहे हैं तो मैं गलत काम का साथ सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हूं। मगर ये जो पात्र अपात्र वाला जो मुद्दा है इसमें हम अपने लोगों के साथ में हूं और जो सरकारी अथॉरिटी है मैं उन लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि वो इस झंझट में आज से आगे, अब मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूं। वैसे सरकार को भी मालूम है कि जब किसी मुद्दे के साथ वामन मेश्राम का नाम जुड़ जाता है तो वो फिर दोबारा हाथ नहीं लगाते, ऐसा रिकॉर्ड है, पहले से ये रिकॉर्ड है। एक तो मैं उनको भी मालूम है मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होता हूं, और अगर मैं इन्वॉल्व हो गया तो सरकार का फरमान उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के लोग डेवलपमेंट करने के लिए ये संगठन बनाया तो इसका डेवलप करो ना। डेवलपमेंट का अगर कोई प्लान आप बनाना चाहते हो तो हम लोग आपको साथ सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार है। आप डेवलपमेंट का प्लान हमारे सामने रखो। मैं इस सभा में एक और बात भी घोषित करता हूं, इस इलाके के जितने भी झोपड़पट्टी का बॉम्बे में मामला है उसमें मैं एक 11 मेंबर की कमेटी बनाता हूं। अभी उन लोगों के नाम मैं घोषित नहीं कर रहा हूं, कल शाम तक उन लोगों के नाम घोषित हो जाएंगे और वो 11 मेंबर कमेटी के लोग जो फैसला करेंगे वही सरकार को मानना होगा। सरकार के फैसले हम नहीं मानेंगे। वो जो 11 मेंबर कमेटियां हैं उनके वो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो उस इलाके का सर्वे करेंगे, सरकार के लोग नहीं। वो हमारे लोग सर्वे करेंगे और हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसकी ज़रूरतों को देखेंगे, उनकी आवश्यकताओं को देखेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हम अपना प्लान बनाएंगे और अपना प्लान जो है वो सरकार को सुपुर्द करेंगे, उसको उनको मानना है। हम कोई गैर जरूरी बात नहीं कर रहे, हम कोई गैर डेमोक्रेटिक बात नहीं कर रहे, हम कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहे।
हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार है। रेसिडेंशियल एरिया मौलिक अधिकार में आता है। किसी भी व्यक्ति को अपने घर से उजाड़ने का भारत के संविधान ने अधिकार नहीं दिया सरकार को। मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि अधिकार और मौलिक अधिकार क्या होता है। हमारे लोगों को अधिकार में और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है मालूम नहीं है। मौलिक अधिकार ये होता है कि सरकार को उस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बात समझ में आ जाए, अभी हमको सांस लेना है तो सांस लेना का मतलब है आपके जीने मरने पर निर्भर है ना। सांस लेना तो ये क्या सरकार के ऊपर निर्भर है क्या? है कि वामन मेश्राम, अभी हम कहते हैं अब सांस नहीं लेने का, बाद में लेने का, घंटे भरे बाद में लेने का। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जो मौलिक अधिकार है वो ऐसे होते हैं और इस तरह के अधिकारों में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार को उतना ही काम करना चाहिए जितना उसको करने के लिए संविधान ने दिया है, वो काम करे। उसके बाहर जाकर अगर वो कोई और अतिरिक्त काम करते हैं तो उसके लिए हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी काम में हस्तक्षेप करता हूं, मैं पात्र अपात्र के काम में मैंने हस्तक्षेप किया, ऐसा मैं आज घोषित करता हूं। सरकार को इसमें अब हस्तक्षेप नहीं करना है। मैंने कर दिया, अब सरकार को नहीं हस्तक्षेप करना है। सरकार को अगर कुछ करना है तो मेरे से बात करना है, मेरे से बात करे। अगर आपकी कोई जायज बात है और ये लोग गलत काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात सरकार का कहना है तो मुझे बात करे सरकार। तो मैं आपकी बात, अगर यहां के निवासी कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनसे सही काम करवाने के लिए आपको वादा करता हूं। मगर जब तक आप लोगों को उजाड़ने का जो 50 साल, मिनिमम 50 साल, 60 साल हो गए होंगे, 70 भी हो गए होंगे, इतने साल से जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को आप यहां उजाड़ना चाहते हो और उद्योगपतियों के या और ऐसे लोगों के इशारे पर उजाड़ना चाहते हो ताकि इस इलाके में उस जमीन को उन लोगों को डेवलप करने के लिए देकर मल्टी बिल्डिंगे बनाने का। ये आप देख रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से 25-30 माले की होगी बिल्डिंगे। यहां भी खड़ी हो सकती है 25-30 माले की बिल्डिंग। जब यहां हुई तो मुझे लगता है इसके पहले यहां झोपड़पट्टी होगी, झोपड़पट्टी उठाकर ही बनाई होगी। तो हाँ, तो वो गवर्नमेंट कॉलोनी का मतलब क्या है? जो जमीन सरकारी, काशीराम जी क्या कहते, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार का मतलब क्या है? आपको पता है सरकार का मतलब? अरे सरकार हम ही ना बनाते हैं भाई। लोकतंत्र में सरकार कौन बनाता है? सरकार तो हम ही बनाते हैं, और वो भी 5 साल के लिए बनाते हैं ताकि टेस्ट कर सके कि साला नालायक है कि लायक है। अगर जनता को लगे नालायक है तो 5 साल में बदलने का जनता के पास अधिकार है। तो ऐसा जनता के पास अधिकार होना, यही ना लोकतंत्र है, यही तो संवैधानिक अधिकार है। और इसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए वोट के अधिकार में निहित है। तो वोट का जो अधिकार है ये कोई सामान्य अधिकार नहीं है। 1848 से हमारा आधुनिक भारत में महापुरुषों ने, फुले चाऊ अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया 1848 को। 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया। 108 साल हो गए। 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार मिला। 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक वोट का अधिकार मिला। और हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने 108 साल संघर्ष किया, वो भी इस अधिकार से संतुष्ट हो गए। हमारे लोगों को पता है 108 साल का संघर्ष करने वाले लोग वोट के अधिकार से संतुष्ट हो गए। क्यों? इतना बड़ा अधिकार है,
वोट का अधिकार इतना बड़ा अधिकार है। वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट के लिए महाराष्ट्र में ये भी शब्द यूज किया जाता है, मतदान। अरे हे दान करायचं नाही रे। चाहेला आमच्या लोकांना सांगण्यात आले दान करायसाठी, मतदान। ये दान करने का अधिकार नहीं है। ये जो वोट का अधिकार है, ये दान करने का अधिकार नहीं है, ये देने का अधिकार नहीं है, ये दूसरों को देने का अधिकार नहीं है, दूसरों को शासक बनाने का अधिकार नहीं है, ये अपने आप को शासक बनाने का अधिकार है। वोट देते वक्त प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए देने के पहले कि मैं वोट के अधिकार का उपयोग अपने समाज को शासक बनाने के लिए कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार का किस्सा बताता हूं। जिस दिन वोट था उस दिन शाम को 4 बजे के बाद मैं कुछ इलाके में गया तो एक आदमी को पूछा, वोट हो गया आपका? आपने वोट कर दिया कि नहीं? अभी शाम 4 बज गए, अभी तक वोट नहीं किया। नहीं। क्यों नहीं किया? वेट कर रहा हूं। किस बात का वेट कर रहा हूं? नहीं, कुछ लोग आने वाले थे। वो कैसे आने वाले थे? वो लेकर आने वाले थे, वो भी आए नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, अरे 108 साल का संघर्ष करके हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार हासिल करवा के दिया, शासक बनने के लिए दिया, तुम 1500 रुपए के लिए वोट बेच देते हो और बेचने के बाद अत्याचार और अन्याय करने वाले जो लोग हैं वो चुन कर आते हैं, फिर तुम्हारे बहन बेटियों पर बलात्कार करते हैं। जब वो बलात्कार करते हैं तो तुम चिल्लाते हो अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। तो अन्याय नहीं होगा तो क्या होगा? फिर तो अन्याय होगा ही। जब तुम अपने वोट को बेच देते हो तो और ऐसे लोगों को बेच देते हो जो अन्याय करने वाले हैं, तो अन्याय करने के लिए वो उसको खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद आप उसके पास कोई काम लेकर भी नहीं जा सकते। अगर आप काम लेने के लिए गए तो बोलेगा, अरे तेरा वोट तो मैंने खरीद लिया है, तेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए खरीदा था ना, तो 5 साल तक मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि जो वोट का अधिकार है वो शासक चुनने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। तो चुनने और बनने का फर्क समझ लो। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं, शासक बनने का अधिकार है। तो टेस्ट करो, अपने वोट का उपयोग और प्रयोग चुनने के लिए मत करना, बनने के लिए करना। अगर इतनी समझदारी हम अपने साधारण लोगों के बीच में पैदा करते हैं तो इस देश में हमारे लोगों के पास, हमारे महापुरुषों के द्वारा यह कहा गया कि हमारे 85% वोट है। और अभी राजस्थान से जो क्षत्रिय लोग हैं वो कहने लगे कि हम भी पूर्व के नाग लोग हैं, हम भी आपको साथ सहयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे 6% लोग हैं, तो 85 और 6 91% लोग हो गए हैं। तो ये 91% लोग हमारे हैं। अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए 40% से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप 15-20% लोग 140 करोड़ में अगर 15-20% लोग आंदोलन करते हो तो सड़कों पर 15-20 करोड़ लोग जो है वो मैदान में उतर जाएंगे। अगर सारे देश भर में 15-20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए, अगर रास्ते पर उतर गए, तो भारत के अंदर कोई ऐसा चौराहा नहीं बचेगा जो बंद नहीं होगा।
अगर 1 घंटे के लिए आप चौराहा बंद कर देते हो तो 1 घंटे के लिए भारत बंद हो जाएगा, और भारत जब बंद हो जाएगा तो जो गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं या बंद होने के बाद गाड़ियां रुकी हैं वो चर्चा करेंगे कि ये क्यों रुकी गई गाड़ियां। तो कुछ लोग उनको बोलेंगे भाई वो कोई वामन मेश्राम है, उसने कॉल दिया है भारत बंद का, इस वजह से बंद हो गया है। तो इससे क्या होगा, सारे देश भर में जो अखबार, जो टीवी वाले हमारी खबर नहीं देते, उन लोगों को भी मालूम हो जाएगा हमारा नाम, हमारे आंदोलन का नाम, हमारे संगठन का नाम, और इस तरह से सारे देश भर में एक विशाल संगठन और विशाल आंदोलन का निर्माण होगा। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि आजादी के आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ, और 3 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे थे। अगर हम 15-20 करोड़ लोग सड़कों पर उतार देते हैं, गांधी जी ने 3 करोड़ उतारे थे, अंग्रेज चले गए, अगर हम 15-20 करोड़ लोग उतार देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरने का है और बंद कर देने का है। तो इससे बदलाव क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि इससे संगठित शक्ति का प्रदर्शन होता है। संगठित शक्ति आंखों से दिखाई देती है। जो हमारे लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो दिमाग से काम नहीं करते। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो दिमाग से काम नहीं करते हैं, आंखों से काम करते हैं। जब वो देखेंगे कि 15-20 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए, और जब सारे देश भर में लोग देखेंगे तो अंग्रेजी में कहावत है, सीइंग इज अ बिलीविंग, सीइंग इज अ बिलीविंग। जो आदमी देखता है यकीन करता है, जो आदमी देखता है यकीन करता है, सीइंग इज अ बिलीविंग। और जब यकीन हो जाता है तो निश्चय पक्का हो जाता है, और सारे देश के लोग संगठित रूप से बदलाव करने के लिए तैयार हैं, ऐसा लोगों को यकीन हो जाता है, और एक विशाल आंदोलन खड़ा हो जाता है। एक साधारण आदमी कुछ नहीं कर सकता, करोड़ों की संख्या में साधारण लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक विचारधारा के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, एक मकसद के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तो शक्ति बनती है। एक साधारण आदमी को कोई नहीं पूछता, मगर वही साधारण आदमी करोड़ों की संख्या में जब इकट्ठा हो जाते हैं तो संगठित शक्ति में रूपांतरित हो जाते हैं, और संगठित शक्ति की वजह से बदलाव होता है, संगठित शक्ति की वजह से परिवर्तन होता है। संगठित शक्ति निर्माण करना जरूरी है, इसमें लगे हुए हैं। मेरी उम्र 19 साल की थी, मेरी उम्र 19 साल की थी। इस देश में कानून है 18 साल के उम्र के बाद आपको नौकरी मिलती है। तो मेरी उम्र 19 साल की हुई तो मैं मेरिट का स्टूडेंट होने की वजह से बगैर किसी इंटरव्यू के मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरिट का स्टूडेंट होने की वजह से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आ गया। मैं ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद डिपार्टमेंट में एक सीनियर आदमी था, तो हमारे सेक्शन सुपरवाइज़र ने कहा कि इनके पास ट्रेनिंग ले लो। तो उसने 10 बजे से 6 बजे तक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दिया, 10 बजे से 6 बजे तक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दिया, और 6 बजे के बाद मुझे बामसेफ के मीटिंग में लेके गया। यानी उस आदमी ने मुझे एक साथ 2 ट्रेनिंग दिया, एक सरकार का ट्रेनिंग दिया, फिर बामसेफ का ट्रेनिंग दिया। तो पहले ही दिन मैं बामसेफ के संगठन में गया। आज मैं बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मगर वहाँ मैं एक साधारण व्यक्ति के तौर पर उस मीटिंग में गया, और उस दिन से यानी 19 साल की उम्र से अभी 68 मेरी उम्र चल रही है, तो 48-49 साल हो गए, इतने साल से कर रहा हूं। और सारे देश भर में घूम घूम कर
आप लोग हैरान हो जाओगे, 32 राज्यों के 625 जिलों में इतना विशाल संगठन खड़ा किया। आप लोग और हैरान हो जाओगे कि 500 जिलों में जाकर खुद मैंने फिजिकल मीटिंग की और रात दिन मेहनत करके इतना विशाल संगठन बनाया, देशव्यापी संगठन बनाया। आज देशव्यापी आंदोलन हमारा खड़ा हो गया है। आज हम ऐसा कह सकते हैं। और मैं इस काम में लगा हुआ हूं 2030, अभी 25 चल रहा होगा, 2030 ज्यादा लंबा नहीं है। अगर कोई बूढ़ा आदमी मेरी सुन ले तो वो बोलेगा नहीं 5 साल तो मैं अभी जीऊंगा, मरूंगा नहीं। यानी जो मरने वाला है वो भी बोलेगा नहीं 5 साल तो जीना पड़ेगा। तो 2030 तक इस 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा। इसको हम पहुंचा देंगे। संगठन बनाने के लिए 50 साल लग गए, आंदोलन पहुंचाने के लिए 5-6 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? जब आंदोलन पहुंचेगा तो आंदोलन जो है जैसे ही सड़कों पर उतरेगा तो करोड़ों लोगों को आंखों से दिखाई देगा और ये बात करोड़ों लोग अपने लेवल पर ही उसको गांव-गांव में पहुंचाएंगे। तो 2030 तक, मैक्सिमम 2030 तक ये 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा। 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ। चुनाव में बूथ होते हैं, बूथ 1000 वोटर का होता है। और उसके नीचे जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह हैं, शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, नॉमेडिक ट्राइब है, एमबीसी है, ओबीसी है, और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है। इन सभी लगभग 14 से 15 समूह अगर इस तरह से हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो ये लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा हो जाएगा। अगर एक समूह में 10 लोग होते हैं तो 2 इंटू 10 20 करोड़ हो जाएंगे। अगर 20 लोग होते हैं तो 40 करोड़ का हो जाएगा। तो इस तरह का संगठन निर्माण करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये 2030 तक हो जाएगा। इस काम में लगे हुए हैं। तो आपके ये जो आपके इलाके में हम आए हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का ये संगठन नहीं है। ये आज 32 राज्यों में, बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट बाकी है वो छोड़कर टोटल 36 स्टेट है, 32 राज्यों में फैल चुका है। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर के बाकी है और ब्रह्मदेश के बॉर्डर के 2 स्टेट बाकी है, बाकी सारे देश भर में फैल गया है। और वो बांग्लादेश के बॉर्डर वाला और ब्रह्मदेश के बॉर्डर वाला जब देश में 30 राज्यों में आंदोलन पहुंचेगा तो वो देखा देखी ही फैल जाएगा। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये एक विशाल संगठन और विशाल आंदोलन में रूपांतरित होने की दिशा में आगे कुछ करने वाला आंदोलन है। आप लोगों को अनुरोध है, इस आंदोलन को आप लोगों को साथ सहयोग और समर्थन करना चाहिए। आप लोगों की अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरी समस्याएं नहीं है, मेरी तो एक भी समस्या नहीं है। मेरी वामन मेश्राम की एक भी समस्या नहीं है। भारत सरकार की मैं ही समस्या हूं। भारत सरकार की वामन मेश्राम सरदर्दी यानी एक समस्या है, मेरी कोई समस्या नहीं है। जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसकी कोई समस्या थोड़ी होती है। तो मैं तो भारत सरकार के सामने समस्या पैदा किया हुआ हूं, क्योंकि भारत सरकार से टकराने का और उसके साथ संघर्ष करने का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। छोटा मोटा मामला नहीं है। इसलिए सारे लोग नरेंद्र मोदी के नाम से डरते, घबराते। नरेंद्र मोदी को पूछो किससे डर लगता है, उसको पूछ लेना, वो फिर बताएगा। तो सारे देश भर में उन लोगों के साथ केवल हमारा टकराव है। बाकी लोग तो सरेंडर कर चुके हैं, बाकी लोग तो उनके नाम से ही डर जाते हैं। हम तो सारे देश भर में, नरेंद्र मोदी का गुजरात है, गुजरात में भी, तो गुजरात के जेल में भी मैं जाके आया हूं।
लोगों को जेल में जाने का डर लगता है, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी जेल में जाके आता हूं। तो जेल में जाकर आने के बाद आदमी का संकल्प और मजबूत हो जाता है। आप लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए जेल में जरूर जाना चाहिए। चोरी करके नहीं जाना चाहिए, चकारी करके नहीं जाना चाहिए, ठगी करके नहीं जाना चाहिए। अपने संवैधानिक अधिकार अमल करने के लिए जरूर जेल में जाके आना चाहिए। ये अलग तरह का तजुर्बा है, अलग तरीके का अनुभव है। अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो निश्चित रूप से आपका जेल में जाने का तजुर्बा एकदम अलग होगा और आपका हौसला और आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी जेल में जाने से, क्योंकि संवैधानिक अधिकार आपको लागू करवाने हैं और लागू करवाने के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। और जेल में जाने के बाद फिर सरकार अपने हक और अधिकार लागू होते हैं। कितने लोगों को पता है कि संविधान में आर्टिकल 19 जो है वो आपको संगठन बनाने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, भाषण करने का, भाषण देने का और अपनी बातें कहने का और नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलने का आर्टिकल 19 में अधिकार है किसी को पता? पता ही नहीं है। ये लिखी हुई बातें, लिखा होने के बावजूद भी हमारे लोगों को पता नहीं है कि संविधान के आर्टिकल 19 में ये तमाम अधिकार बहाल है। पता नहीं है। हमारे लोगों को केवल इतना पता है बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, संविधान लिखा, संविधान लिखा। मुझे भी बोलते रहते। तो मैंने बहुत लोगों को पूछा, देखा क्या? लोगों को पूछा, तुम मेरे को बोल रहे हो, देखा क्या? देखा नहीं? देखा भी नहीं है, संविधान लिखा। तो हमारे लोगों को संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन से हक और अधिकार लिखे हुए हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। संविधान लिखा, संविधान लिखा कहते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया हुआ कॉपी अवेलेबल है। अगर महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत है तो 3 भाषा वाला संविधान उपलब्ध है, अंग्रेजी, फिर उसका हिंदी, फिर उसका मराठी। ऐसा ले लो, अपने घरों में रखो। और जो आपको पढ़ना नहीं आता, अपने पढ़े लिखे बच्चों को बोलो जरा पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको बातें समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि संविधान जो है लॉ ऑफ द लैंड होता है। जिस भूमि में आप रहते हो उस भूमि को गवर्न करने वाला जो मौलिक कानून है उसको संविधान बोलते हैं। वो सारे देश भर में लागू होता है और सारे देश भर में उसी के अनुसार कारोबार चलता है। उसके विरोध में किसी अधिकारी को, पदाधिकारी को, हाई कोर्ट के जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उसके विरोध में जाकर कम करने का अधिकार नहीं है। इतनी मौलिक बात है। तो ये काम हम लोगों को कम से कम करना चाहिए कि वो संविधान की कॉपी हमको जिस भाषा में समझ में आती है उस भाषा में लेकर हमारे पास रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए। अपने घर के पढ़े लिखे लोगों को बोलना चाहिए इसको पढ़ के सुनाओ, ताकि कुछ बातें, कुछ अक्षर जो है अपने दिमाग में सुनने को मिले, जानने को मिले। मैं इसीलिए सारे देश भर में संविधान के रेफरेंस में कॉपियां लेकर लोगों को समझाते रहता हूं, बोलते रहता हूं। मैं पहला आदमी हूं संविधान के बारे में लोगों को बताते रहता हूं, पढ़ के सुनाते रहता हूं, इसका मीनिंग क्या है बताते रहता हूं। मैं वकील नहीं हूं, वकीलों को ये काम करना चाहिए, मगर वकील तो केवल धंधा करते हैं। यहां कुछ वकील होंगे उनको बुरा लगेगा, मगर बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूं। वकील धंधा करते हैं, लोगों को बताते नहीं है। मैंने वकीलों को पूछा, अरे लोगों को भी बताते जाओ, तो उनको आशंका होती है लोग अगर जानकार हो गए तो वकील को कौन पूछेगा। उनको ऐसा लगता है, उनको केवल धंधे का ही पड़ा रहता है। केवल धंधा ही नहीं होता है तो लोगों को जगाना भी जरूरी काम होता है। इसलिए साथियों, सारे देश भर में ये आंदोलन फैल चुका है। इस आंदोलन को आप लोगों को साथ सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है, 9:30 बज गए हैं। मैं आप लोगों के सहनशीलता का अंत नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।